Hello guys. Wah, ada Make some noise. না 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 আমি আমি ভিডিও করব ভিডিও আমি কাজ করলে ভিডিও করা হয় না পরে খারাপ হয়ে যায় টার্গেট ফিল Hello guys. Wah, ada Make some noise. না 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 আমি আমি ভিডিও করব ভিডিও আমি কাজ করলে ভিডিও করা হয় না পরে খারাপ হয়ে যায় টার্গেট ফিল और उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है और हम और आप सब लोग मिलकर के ये कार्य बम्बू चटाई से लेकर के आज इतना बड़ा प्रोग्राम तक लेके आए हैं। तो हेल्थ वाला जो टॉपिक है मैं आपको थोड़ा सा कुछ मैटर बताना चाहता हूँ। हेल्थ का जो विषय है, देखो हम लोग बचपन में जब पहले नर्सरी में जाते हैं क्लास 1, 2, 3 तक जब आप इंग्लिश पकड़ते हैं तो उसमें जो फेवरेट राइम होती है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सभी लोग बोलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नेक्स्ट लाइन क्या है? मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्थ का जो डिफिनीशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में केवल फिजिकल हेल्थ नहीं कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन किया है वो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस। वेल्थ हेल्थ का एक इंग्रेडिएंट है। बिना वेल्थ के हेल्थ संभव नहीं है। लेकिन निश्चित समझिए इफ यू डोंट हैव हेल्थ, वेल्थ आपका कुछ भी भला नहीं कर सकता है। आपका यदि स्वास्थ्य सही है तो आप सबसे ज्यादा सुखी है। हैप्पीनेस, भूटान एक कंट्री है बगल में हमारे, जहां पे ग्रास हैप्पीनेस कैलकुलेट किया जाता है। और हैप्पीनेस सबसे हैप्पी कौन है? पहला सुख निरोगी काया कहा गया। पहला सुख क्या है बच्चों? निरोगी काया। और रोग होगा फिर इलाज करेंगे, बीमारी बनाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हकीम से दूर रहो, ऐसे कार्य करो, ऐसी दिनचर्या में चलो, ऐसे सदाचार से चलो, ऐसे आहार विहार से चलो जिससे कि आपके पास हकीम के पास जाना ही नहीं पड़े। ये प्लीज अगर आज आप इस टॉपिक के एनएसएस के प्रोग्राम में आप लेते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या को देखना है।
दिनचर्या क्या है। जैसे हम लोग कॉलेज में आपको एक रूटीन दे दिए 10 से 5 अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट। आपका अपना इस उम्र तक रूटीन कुछ न कुछ बनना चाहिए। जो हमने राइम सीखा क्लास 1 में, अर्ली टू बेड, तो अर्ली टू बेड को कितना बजे डिफाइन करेंगे। आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो कंटेक्स्ट है, एट द अर्लीस्ट मैं कभी कभी 8 बजे सो जाता हूं, और किसी भी दिन होने से यदि कोई इमरजेंसी काम नहीं है तो हमने जो बना रखा है, हमारा अपना एक तो फैमिली है, फैमिली वेलफेयर, फैमिली भी टॉपिक है। सो ये भी हमारा एक छोटा सा फैमिली है। आप सबसे हम लोग भी इसी तरह से कुछ शेयर करेंगे, और आप लोग हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट भी हो, एजुकेटेड भी हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स में बहुत एक्टिव हो। लेकिन ये बहुत कुछ जो मैटर है, जब हम शेयर करते हैं तो हम सीखते हैं। संसार में खाना और सिखाना, ये 2 मेन काम है, खाना और। आप सोच के देखिए, हेल्थ का मेन इंग्रेडिएंट आपका खाना भी है। हेल्थ के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट है बच्चों, उसमें एक है आप फूड। फूड केवल जो मुंह से लेते हैं वही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप अपने तमाम सेंसेस से जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हैं, वो कितना आपके अंदर में जा रहा है, वो आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। मान रहे हो इस चीज को, समझ में आ रही बात। अगर आप कोई ऐसे म्यूजिक सुन रहे हो, कोई ऐसा विजन देख रहे हो, कोई ऐसा सेंट ले रहे हो, जो कि आप खाना तो नहीं खा रहे हो, खाना तो आपने बहुत अच्छा खाया है, ऐसा सेंट है जो आप खाना खाया उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। ये हेल्थ का एक होलिस्टिक सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा। ये दिनचर्या में केवल टाइमिंग नहीं लेना है, और दिनचर्या में जैसे फूड हो गया, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है हेल्थ का, स्लीप। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द हेल्थ। आप खाना 4-5 दिन नहीं खाओगे, मैं 9 दिन पानी पी के रहा था। ये मेरी पर्सनल साधना थी। गांधी जी 21 दिन 24 दिन तक इस देश को आजाद करने के लिए आंदोलन किए थे, कुछ नहीं था, खाना नहीं खाया। ये सेल्फ रिफाइनमेंट एक्सरसाइज है। खाना के बिना आप 9 डेज, मैं खुद पानी पी कर रहा हूं। पानी मतलब पानी, नींबू भी नहीं लिया था मैंने, नमक और चीनी भी नहीं लिया था। तो लेकिन 9 दिन अगर कोई सोएगा नहीं तो इमेजिन करके देखो, अगर 2 दिन आपकी नींद ना आए, आपकी इमरजेंसी होती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, तमाम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले स्लीपिंग पिल देकर के सुलाते। मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी तो स्लीप इज एज गुड एज चार्जिंग द मोबाइल। समझ गए आप। हमारा जो दिल है वो तो डे एंड नाइट बीटिंग पॉइंट पे काम कर रहा है, लेकिन उसको बीटिंग पॉइंट पे उसके जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, उसको जो कंट्रोलिंग जो हो रहा है, जो ब्रेन से जो मैटर हो रहा है, तो ब्रेन को रेस्टिंग पॉइंट पे ले जाने का सबसे जो बढ़िया प्रोसेस है वो स्लीप है। 24 घंटे में 8 घंटे का एवरेज स्लीप एडल्ट होने के बाद में होना अच्छी बात है। कोई बहुत प्रेशर में 6 घंटे सो लीजिए आप, एग्जाम टाइम में कभी भी 4-5 घंटे भी सो करके 10-15 दिन का मैटर होता है, खींच ले जाते हैं। आप स्टूडेंट हो और आपके अपने सिनेरियो में क्या चीज सुटेबल होगी वही बताना हमारा थोड़ा सा समय है, और रतन सर मैं इस विषय को रखने का प्रयास कर रहा हूं। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, मैंने 2 बताया, पहला क्या बताया, फूड, और सेकंड क्या बताया, ये दोनों आप जानते हो, ठीक है नहीं ठीक है। फूड के बारे में वो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक मेन चीज मैं बोलना चाहता हूं, ईमानदारी से कमाया हुआ खाना सबसे अच्छा है कि चोरी से कमाया हुआ खाना अच्छा है, बताइए। ईमानदारी से कमाई हुई सूखी रोटी बच्चों अच्छी है, लेकिन चोरी से कमाया हुआ 12 व्यंजन अच्छा नहीं है। कितने लोग इसके लिए उठाते हैं, हाथ उठाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको होलिस्टिक अप्रोच देगा। तो हमारे अंदर में अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो क्या हम बहुत बड़ा खा पी के मोटे हो जाए, बॉक्सर बन जाए, ये तो टारगेट नहीं हो सकता है। और हेल्थ के साथ फिर जब फैमिली वेलफेयर जुड़ा ही है, सो खाली सिंगल अपने हेल्थ पे नहीं होगा, इसमें एथिक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है जो कि आपके फूडिंग पॉइंट पे लागू है। ये ग्लोबल सिनेरियो है, फूड सरप्लस है धरती पर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, लेकिन हमको तो इतना ही खाना है, हमारा पेट तो थोड़ा सा ही छोटा सा ही है। तो खाना खाते समय आपको फ्रेश फूड लेना है, जंक फूड से बचना है। फूड के विषय में आपका जो हाई नहीं लगी होनी चाहिए, वो फूड
फूड आप खा रहे हो तो वो किसी के हिस्से का नहीं होना चाहिए। आप फैमिली में हैं, आपके घर में यदि कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बीमार आदमी है, कोई छोटा बच्चा है, आसपास में कोई कुत्ता है, बिल्ली है, उसको खिला के खाइए। फूड एंड स्लीप आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, एकदम डार्क रूम में होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम करने की बात नहीं है। लेकिन स्लीप से घंटा 2 घंटा पहले आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा, हमारे यहाँ गाँव में बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था भूत की पिक्चर नहीं देखना है, देर रात में भूत बन के आए कराएंगे, फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। स्नैक्स को कोई ऐसा पिक्चर या कोई ऐसा चीज आप देख रहे हैं तो वो आपको शाम को नहीं देखना है। आपका जहाँ स्लीपिंग रूम है, जहाँ स्लीपिंग सिनेरियो है, वो आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए और बहुत ज्यादा आसपास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। स्लीप आपका एक रूटीन में होने से अच्छा है। इवनिंग में, नाइट में 8 to 10 के बीच में अगर आप सो रहे हैं तो आपका अच्छे सेफ जोन में है। मॉर्निंग में मैं लगभग 50 साल हमारी उम्र हो चुकी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 365 दिन में 300 दिन मैं शाम सवेरे 4 से 5 के बीच में जाग जाता हूं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो ये चीज अगर आप सीख सको, अडॉप्ट कर सको तो अच्छी बात है। 4 से 5 में नहीं जागे तो जिस समय वो अजान होता है, प्राय सुनाई पड़ जाता है सभी को, उसके पहले सबसे पहले हमारे प्रकृति ने जो बनाया है मुर्गा बांध देता है, टुकड़ू बोलता है, ठीक है नहीं, ठीक है। वो एक नेचुरल टाइम है। हमारे बगल में अनार का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चाहे बारिश हो तो एक मुर्गा रहता है, वो कुकड़ू बोलता है। हमने तो पाला नहीं, तो कहाँ आया हुआ बैठा है। तो आपको ये जो आवाजें जो मिल रही है, ये जो जगाने का जो समय है, जो पक्षी भी जाते हैं, सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं, हेल्थ के लिए ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको बच्चों समय। मॉर्निंग 4 to 6 के बीच में अगर आप जाग रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप 6 o'clock के बाद जाग रहे हैं तो एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी जी क्या कहती है विष्णु भगवान को, सूर्योदय के बाद जो सोता है, बोलिए सभी लोग बोलिए, ये याद करने की चीज है। सूर्योदय के बाद जो सोता है, लक्ष्मी जी उसको छोड़ के चली जाती है। लक्ष्मी जी उसे छोड़ के चली जाती है, चाहे विष्णु ही क्यों ना हो, चाहे विष्णु क्यों ना हो। फिर से बोलिए एक बार, सूर्योदय के बाद जो सोता है, लक्ष्मी जी उसे छोड़ के चली जाती है, चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो। पानी मत पीजिए, आप थोड़ा मुंह को शुद्ध करने के लिए 1 घूंट 2 घूंट पी सकते हैं। फिर भोजन करने के बाद में आप पानी पीजिए आराम से, आधा लीटर 1 पाव जितना आप पी सकते हैं। ये भोजन पानी से तीसरी चीज जो आपको जरूरत है सबसे ज्यादा, वो क्या है? पानी, वाटर तो पानी पे कहते हैं। तीसरी चीज क्या है लेकर आप, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑक्सीजन, एयर। समझ में आ रही बात? और जो भी आप भोजन और पानी से ज्यादा ले रहे हो, ये ऑक्सीजन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो हमारे जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो सेल्स के द्वारा हुआ है। डिफरेंट सेल्स मेक टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज मेक बॉडी सिस्टम, ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है बात? जब व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन कंटेंट है हमारे प्रत्येक सेल्स के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और हमारे बॉडी में जो भी हम वाटर या फूड लेते हैं इनटेक, उससे कुछ ना कुछ टॉक्सिक्स तैयार होता है। कुछ टॉक्सिक ऐसे भी हम लोग लेते हैं, अनयूजुअल हैबिट्स जो कि हम किसी सोसाइटी के द्वारा अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वी शुड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड दैट। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेशन करने के लिए आपको एवरीडे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज को थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द हेल्थ कहा गया है, जिसको व्यायाम कहते हैं, जिसको योग के द्वारा भी कर सकते हैं। और आप योग का बहुत उच्च स्तरीय महत्व, अभी विश्व योग दिवस बना दिया गया है। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने योग को खोजा था। और मेढक जो है वो कैसा, उसकी छोटी छोटी टांगे होती हैं, आगे की, पीछे की टांगे बड़ी बड़ी होती है, वो मंडूक आसन करता है। उम्र 40-50 के बाद जिसका है उसको आप आंख मूंद के बोलिए मंडूक आसन करिए, आप वो आपको करके दिखाएगा, नहीं बोलेगा मंडूक आसन आपको आता है। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। ये योग जो है आपके केवल शरीर को ही नहीं, शरीर के और भी अंदर में चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। ये जैसे आप नाक, आंख, कान, मुंह देख रहे हो, एकदम क्लियरली ऐसे दिखाई पड़ना चाहिए आपको।
अगर इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है तो बढ़िया है, और अगर नहीं हुई है तो सीखिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सबको संतुलित करने के लिए योग एक बहुत सशक्त प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा। हमारा जो चित्त है उसकी तमाम वृत्ति है, वृत्ति से आप समझते हैं सीधा साधे प्रवृत्ति, टेंडेंसी जिसको कहते हैं। हमारे चित्त की जो वृत्ति है उसमें यदि नकारात्मक है तो उसको स्टॉप करना है, नकारात्मक निष्क्रिय बनाना है, और अगर वो चित्त की वृत्ति सकारात्मक है तो उसको सक्रिय बनाना है। सकारात्मक सक्रियता और नकारात्मक निष्क्रियता ये आपके अंदर में घुसना चाहिए। चित्त का संबंध हमारे हृदय क्षेत्र से होता है, और जो हमारी बुद्धि क्षेत्र है, जो मन है, तो मन को भी हमें संतुलित करने के लिए आपको पता है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा जो नेता होता है उसको मंत्री, प्रधानमंत्री कहा जाता है। समझ रहे? मंत्री जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र कहलाता है, और इसी के लिए नाना प्रकार के उपासना स्थल में मंत्र का उपकार किया गया। जो आ जब हम बोलते हैं, सब लोग बोलिए आ। आप अनुभव करिए, पेट की जो हवा थी वो निकल गई, और आ बोलने का मतलब आ, भगवान को भी बुला रहे हो आप। आपको समझिए, आ माने कम, आ माने कम, और ऊ बोलिए ऊ, और ऊ आपने बोला तो ऊ माने दैट, ऊ माने दैट। तो ऊ जैसे हम बोलते हैं, आप अनुभव करिएगा इसको। तो आपका ये वक्षस्थल है, यहाँ पर लंग्स है, हार्ट है और लीवर है, उसकी गंदी हवा निकल जाती है और हमारे अंदर में फ्रेश एयर आने का सिचुएशन बनता है। तो तीसरा जो चीज है वो माँ है। एक छोटा बच्चे का जब जन्म होता है, अगर वो नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसको रोने के टाइम में जो आवाज जो निकलती है, जब हम माँ बोलते हैं, जोर से बोलिए सभी लोग माँ। अनुभव करिएगा, माँ बोलने से हमारा ये जो सिस्टम है, हेड का पूरा ब्रेन सिस्टम है, वहां का जो एंटी, जिसको हम टॉक्सिक कह सकते हैं, वो जो एयर होती है वो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, एंड वी गेट फ्रेश एयर। समझ में आ रहा है? और ये एक कॉस्मिक एनर्जी का जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, ये एक्सरसाइज एक फिजिकल आपको करना है। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबेटिक एक्सरसाइज कर सकते हो, आपका जो शरीर है उसको फ्रेश करना है, लेकिन उसके साथ में आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी करना है, और उस रिलैक्सिंग में आपके अंदर में भी ये सब चीज जानी चाहिए। बहुत समय है हमारे पास, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको ये भी बोलेंगे आपके बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी को। कृपया शांति बनाए रखें, ये हमारा विनती है आप लोगों से। आप इतना कष्ट करके ये प्रोग्राम में अटेंड किए और सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग सब आभारी हूँ। तो ये भी और एक विनती है कि कृपया शांति बनाए रखें, और ताली बजाए, लेकिन इतना ना बजाए कि ताली शोर मच जाए। तो बहुत अच्छा ओपिनियन मिला है मिश्रा जी से कि ये हम लोग जानते भी है, फिर भी यहाँ से नया करके आया है कि स्वास्थ्य सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं होता है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य मन से भी होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य कैसे फिट रहता है उस बारे में हमारा जानकारी तो बहुत ही छोटा है, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते। हमारे और भी टीचर्स लोग हैं, उन लोग अपना अपना राय जरूर प्रदान करेंगे। तो मानसिक स्थिति के बारे में जरूर हम बता सकते हैं कि अभी आज ही जैसे हम क्लास ले रहा था, एक टॉपिक के घुस गया था, टॉपिक के अंदर का जो कैरेक्टर लेके हम लोग इतना कि वो कैरेक्टर में हम लोग समा चुके हैं। उस बीच में अगर कोई आके बोल रहे सर फलना क्लास कौन सा रूम में हो रहा है, तो मानसिक स्थिति कैसे पैदा हो सकता है आप लोग सोचिए। जैसे हम अभी आज भी क्लास में बोला कि मानो तुम कहीं भी दंगा फसाद करके आए हो, कि मारपीट बहुत जबरदस्त करके आए हो, और उसी समय आपको बोला गया अभी ये 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाई करके याद करो, पॉसिबल है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन में, तुम्हारा मेमोरी में वो फाइटिंग सिनेरियो हिट करते हैं, है ना? तो स्वास्थ्य इधर में भी
फिट रहना चाहिए। तो अभी हम ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे। अभी हमारे महाविद्यालय की अध्यक्ष महोदय, भारप्राप्त अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनय पटेल सर जी यहाँ पे मौजूद है। तो सर जी को गुजारिश करेंगे अपना राय रखने के लिए। आप लोग सुन के आपका आने वाला दिन में ये काम पे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे हिंदी विभाग के प्राध्यापक राम प्रकाश मिश्रा सर, इस सभागार में उपस्थित अन्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, एनएसएस की यूनिट के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। आज उसी कड़ी में एक संगोष्ठी रखी गई है जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसे हम कह सकते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जुड़ी हुई है, पहले हमें इसे समझना जरूरी है। स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी और बेसिक मुद्दा है, उसी के साथ साथ परिवार कल्याण भी एक बहुत ज़रूरी और एक आधारभूत मुद्दा है किसी भी देश और राष्ट्र के लिए। एक देश ऐसा हो जहां पर सब लोग बीमार हों, ये कभी हम आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे हम विकसित देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा और समाज से देश बनेगा, है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति से, व्यक्ति यानी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, वहां से शुरू करके परिवार, परिवार से शुरू करके समाज और समाज से शुरू करके देश। ठीक है, तो आपने एक समय पिछले 3 सालों पहले, लगभग 3 साल पहले आपने देखा है जब कोविड की महामारी पूरे विश्व में आई और करोड़ों लोग मारे गए। अगर हम आधिकारिक डाटा कहें तो करोड़ों में है, अगर हम प्राइवेट डाटा की बात करें या दूसरी संस्थाओं के द्वारा जो डाटा रखे गए हैं तो वो तो और भी ज़्यादा है। जितने करोड़ में सरकारें कहें उससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। सवाल उठता है क्यों, किन वजहों से मारे गए? क्या जितने लोग मारे गए वो सब अस्वस्थ थे? नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि जितने लोग मारे गए उसमें से अधिकतर लोग इसलिए मारे गए क्योंकि एक राष्ट्र के पास अपने देशवासियों के, और ये केवल भारत के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे विश्व के संदर्भ में ही कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में ही लोग मारे गए, पूरे विश्व में लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि एक राष्ट्र के पास अपने नागरिकों के लिए जिस प्रकार की और जितनी बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य की होनी चाहिए वो नहीं। अब हम ग्लोबल स्तर से एकदम लोकल स्तर पर आ जाएं। हम अपने ही इस इलाके की बात करें, हमारे पास कितने अस्पताल मौजूद हैं? बड़े एक भी नहीं। ठीक है, अगर हम अपने एकदम करीबी अस्पताल की बात करें, सरकारी, मैं गैर सरकारी की बात नहीं कर रहा, एकदम करीबी अगर आपके पास में कोई अस्पताल है तो कहाँ है? वो अस्पताल नहीं है, वो क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य। यानी आपको बुखार होगा तो उसकी दवाई आपको मिल सकती है, लेकिन आपको हार्ट अटैक होगा तो ये स्वास्थ्य सेवा देने के लायक नहीं है। ठीक है, आपको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? लताबाड़ी, बीरपाड़ा, ठीक है, मदारी हाट में एक है ना। तो ये आपके नियरेस्ट है, यानी इतने बड़े इलाके के लिए ये आप उसको दूसरे ढंग से मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास होनी चाहिए वो आधारभूत संरचना हमारे पास इन 75 सालों के बाद भी क्यों नहीं है?
तमाम पैसे रुपए खर्च करने के बावजूद भी इस तरफ राष्ट्र का ध्यान नहीं। जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए थी मुहैया करवाई जानी थी सरकार के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिक। तो वैसे में हमारे पास दूसरा उपाय क्या बचता है? दूसरा उपाय जो हमारे पास बचता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास में है उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम बचाएं। लेकिन क्या ट्रेडिशनल नॉलेज को हम बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे। क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें आज के समय में थ्रू मीडिया, थ्रू अलग अलग जनसंचार के माध्यमों के बता दिया जा रहा है कि आपके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सही नहीं। जैसे एक समय में हम मुंह धोया करते थे किससे? दातून से, पुराने जमाने है ना। फिर अपने प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग आए और उन्होंने क्या कहा, ये दातून बहुत खराब चीज है, इससे आपके मसूले बर्बाद हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए? टूथब्रश, और आपके पास क्या होना चाहिए साथ में? एक टूथपेस्ट, और वो टूथपेस्ट पीपर मिल्क से भरा हुआ होगा, झाग ही झाग। ठीक है। अब देखिए वही टूथपेस्ट वाले वापस किस तरफ आ रहे हैं? कोई टूथपेस्ट कह रहा है कि आपके पास नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। कोई टूथपेस्ट कह रहा है कि आपको, ठीक है, कोई टूथपेस्ट आपको कह रहा है क्या कि आपके टूथपेस्ट में कोयला है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे पास थी हमने उसको भी गवा ली। जन कल्याण, परिवार कल्याण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए परिवार कल्याण की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए जो आधारभूत संरचना है, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना उतना ही जरूरी होता है। क्यों जिम्मेदार नागरिक हम हैं या नहीं? क्या लगता है आप लोग तो सब 18 साल के हो चुके हो या नहीं? सब लोग हो ना? क्या आप मानते हैं कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं? हाँ? क्यों? लेकिन आप अपने अधिकारों के प्रति, समस्या कहाँ है हमारे देश में, हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत ज्यादा सजग हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला। लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं। एक नागरिक के रूप में जब आपको सरकार कह रही है कि इधर उधर न थूके, राइट, आप क्या कर रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। जैसे मैं आपको आपके कॉलेज का उदाहरण दे रहा हूं। अभी आपके कॉलेज में एक सुंदर रास्ता बना दिया गया, ठीक है, उसको रंग दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ गुटखा खाने वाले आप हंस रहे हैं। यही सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि हम एक तरफ खुद ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उतने ही गैर जिम्मेदार हैं और ऊपर से हम उस पर हंस भी रहे कि हम कितने अच्छे, कि हम कितने गैर जिम्मेदार, हम कितने अच्छे। लेकिन ये समस्या, आप पढ़ लिख रहे हैं किस चीज के लिए? सिर्फ डिग्री के लिए? सिर्फ डिग्री के लिए आप पढ़ रहे हैं? तो किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए। सच में आप लोग नॉलेज ले रहे हैं? आप किसी तरह से 3 साल पार करना चाहते हैं और 3 साल पार होते ही आपके हाथ में एक डिग्री सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, और वो डिग्री के जरिए आप क्या करेंगे? नौकरी दे पाएंगे। ऐसा आप सोचते हैं। नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो काम आपको करने चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे। उसी तरह से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, एक नागरिक होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
वो जिम्मेदारियां आपको भी निभानी चाहिए, लेकिन आप निभाना नहीं चाहिए। और भी कई मुद्दे इस पर बोलना शुरू करो तो और भी 1 घंटे तक बोला जाए, लेकिन उतना सुनने का ना धैर्य आपके पास में है ना हमारे पास में है। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी के तौर पे आपको अपने देश के प्रति, अपने सिर्फ कॉलेज के ही प्रति नहीं, अपने परिवार के प्रति नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति भी एक नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। हर बात के लिए आप सरकार से ही आशा लगा के रखेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। आप सरकार से जितना अपने अधिकारों के प्रति मांग कर रहे हैं उतना ज्यादा ही एक नागरिक होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारी है पहले उसको भी निभाइए, फिर सरकार की तरफ आशा लगाइए कि ये हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। जो मिला है जब उसी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप सरकार से कैसे आशा लगा सकते? जिसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि आपको ये कॉलेज को सुधारने के लिए ये बिल्डिंग किसने बना के दी? सरकार ने। ये रास्ता किसने बना के दिया? सरकार ने। लेकिन आपने क्या किया? गुटखा थूक करके उसको रख दिया, च्युइंगम इधर उधर थूक के छोड़ दिया, कागज कुतर के फाड़ फूड़ के इधर उधर फेंक दिया। सिर्फ गुटखा खा के नहीं थूका, उसका जो पाउच है वो भी आपने फेंक दिया इधर उधर। जबकि कॉलेज में कई जगह पर डस्टबिन लगे हुए, लेकिन उन डस्टबिन में उठ करके फेंकने की भी आप जहमत नहीं उठा। तो जब जिस देश में नागरिक कहते हैं ना कि जैसा नागरिक होगा वैसा ही उसको राजा भी मिलेगा, नागरिक ऐसे हैं तो उसको राजा भी वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। तो पहले खुद जिम्मेदार नागरिक बनिए, फिर आप देश की तरफ, राष्ट्र की तरफ, सरकारों की तरफ उंगली उठाइए। और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमारे और भी शिक्षक गण हैं जो अपनी बातें कहेंगे, आप लोग भी अपनी बात कहिएगा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी कि हमारे इंडिविजुअल हेल्थ का स्वास्थ्य के बारे में ही खाली सोचना नहीं है, परिवेश का स्वास्थ्य को भी देखना है। जैसे कि सर बोले, हमारे परिवेश, कॉलेज का परिवेश जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, ये थूकना ये सब करने से उसका स्वास्थ्य भी कैसे खराब होता है। खाली देखने में खराब नहीं है, उसका भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर में भी आते हैं। एक विजुअल पोल्यूशन जो होता है उसका अभी एक्चुअल जो रियल टर्म है वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन ये भी एक पोल्यूशन है। हर तरह जो साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वैसे ये भी एक विजुअल पोल्यूशन जो है, बहुत ही दृश्य दूषण, हाँ, तो बहुत ही खराब चीज़ है। उनको अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे तो खाली हमारा नाखून से केस तक ही नहीं, आसपास चारों तरह हमको ध्यान रखना है। सुबह ब्रश से लेके रात सोने जाने के तक पूरा जो टाइम है वो पूरे ये समय हमको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। बच्चे लोग ऐसे हैं कि मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, बहुत सारे इवनिंग वॉक भी करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई जिम जाते हैं, एक्सरसाइज जैसे राम प्रकाश सर ने बोला, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी मानता हूँ, लोग भी बोलते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद और कितना टाइम के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका एज कितना है, और एज के हिसाब से आप डॉक्टर को कभी पूछे कि सर मेरा अभी उम्र तो इतना है, तो आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कितना टाइम तक कर सकते हैं, मेरा बॉडी कितना टाइम के लिए परमिट करेगा, जानना बहुत जरूरी है। आप पूछिए एक्सरसाइज करने के बाद जितना कैलोरीज हमने आप लोगों ने खर्च किया, उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 घंटा हमने एक्सरसाइज किया और घर आते ही हम दूध से बना हुआ एक मस्त चाय पी ली, बहुत ही बर्बाद कर देगा, एकदम साथ बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये आप लोगों का एज पे मैंने खुद भी यही करता था कि इतना 2 घंटा एक्सरसाइज किया,
8 किलोमीटर रनिंग किया, फलना फलना किया, फुटबॉल प्लेइंग किया 2 घंटे के लिए, और घर आने के बाद माँ ने गाय का दूध से बना हुआ इतना मस्त चाय बना दिया, बहुत अच्छा से किया। ना जाने कितना नुकसान हो चुका है और उसका नतीजा अभी हमें भुगत रहा है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा ना करें। एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए ये भी ध्यान में रखना है। आप खाना क्या खाएंगे, एक साथ इतना भर के नहीं खाना है। आपको खाना हर दिन का खाना एक फिक्स टाइम पे खाना है। सुबह का खाना आप अगर 10 बजे चावल खाएंगे या रोटी जो पेट भर का खाना होता है खाएंगे, सेम क्वांटिटी हर दिन एक ही टाइम को मेंटेन कीजिए। दोपहर का खाना मान लीजिए 1 बजे या 3 बजे खाते हैं, कोई 4 बजे भी खाते हैं, हर दिन वही टाइम को मेंटेन कीजिए। रात को खाना 8 बजे खाते हैं या कोई 9 बजे खाते हैं, वो सेम टाइम को मेंटेन कीजिए। ऐसा ना करें कि आज सुबह के खाना 10 बजे किए और आने वाला का सुबह के खाना 2 बजे किए, नहीं, तब ये शायद को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इतना हार्म हो जाएगा कि ये हम सोच भी नहीं सकते। ये बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। हम लोग देखो ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इससे सेक्सुअल इश्यूज से लेके महिलाएं की भी बहुत सारे इश्यूज है जो यहाँ पे आलोचना करना चाहिए था, लेकिन हम उस विषय में नहीं जा रहा है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। जो जानते हैं वही बोलना चाहिए, जो हमको अच्छा जानकारी नहीं है हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम और 2-4 बात आपको सामने समक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर अभिजीत सर यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट रखेंगे। हालांकि उन्होंने बोला था आपको और कुछ बोलना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे 2 वर्ड कम से कम ये मॉल का रेस्पेक्ट करते हुए 2 वर्ड उन्होंने रखे। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेरे पूर्व जिन्होंने सभी जगह जिन्होंने तुम लोग को एड्रेस किया, किसी ने विषय को एड्रेस किया, आई एम सॉरी, किसी ने नहीं, क्योंकि वो इशू था ही नहीं। राष्ट्र भी इशू नहीं था, खाना निश्वास लेना प्रश्वास छोड़ना वो भी इशू नहीं है। यू हैव टू कोरिलेट दिस टू। आई विल प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश because I am not comfortable in Hindi. Will you follow me? Yes, health and family welfare. That is to say, in other words, how is our health related to the welfare of my family? Right? That is the question. Now, under this topic, what is fundamentally important? What is fundamentally important is the health of the infant, the health of the young people of the family. In the first place, the you people are also young, okay? There is only one difference. You have a separate gender, you are male, you are female, okay? And within these two genders, there are problems. There are problems because there is difference of the body. We all understand that, right? तुम लोग सभी educated हो, तुम लोग जानते हो, there is difference of the body. Now, how does health in the family become important? Family के संदर्भ में health इतनी important क्यों है? वो इसलिए the first thing that you have to understand, and because you people are growing up, because you people are supposed to be literate, you are taking education at the higher education. So one thing you have to now understand is that today's woman, today you people, you who are sitting as girls, you will be the mother of tomorrow, right? You will be tomorrow's mother and you will be tomorrow's father. So how is your health important? I tell you, I'll give you simple example. Because in this topic, ये सब topic तो ना ऐसा
हाइड करके बात नहीं किया जाता है। हम लोग जितना हाइड करेंगे ना उससे क्या होगा, जितना तुम एक चीज को हाइड करोगे उसके लिए क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाएगा। और तुम लोग तो अभी फिलहाल तुम लोग तो किड नहीं हो, तुम लोग एडल्ट भी हो, तो एडल्ट टॉपिक्स को एड्रेस करना और सुनना भी सीखना चाहिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी थिंग रिगार्डिंग हेल्थ? द प्राइमरी थिंग रिगार्डिंग हेल्थ is the menstruation cycle of woman, right? Woman's menstruation cycle, fundamentally important. Why do I say this is important? Because तुम लोग अभी भी शायद कोई एक्सपीरियंस से भी तुम लोग समझ सकते हो, तुम्हारे बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग आज एजुकेटेड हो रहे हो, तुम लोग को काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, सही इंफॉर्मेशन मिल जाता है। If you do not have information regarding something, you can Google it and find it out. लेकिन आज भी तुम लोग जानते हो किसी देश में कितने लाखों आदमी औरतों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि how to maintain themselves in those 5 or 6 days during which they are having the menstrual cycle. Right or wrong? है, सभी के पास इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो अभी हमारा ड्यूटी क्या है? अगर हम लोग खुद को बोलेंगे कि आई एम एजुकेटेड, और हमारा ये ड्यूटी होना चाहिए कि टुमारो व्हेन आई गो आउट इनटू द सोसाइटी, then I will spread this information, the right information. Remember that film that was made on sanitary napkin, what was it called? Padman. Huh? That is a brilliant film. Why was that a brilliant film? Because it dealt with a social issue. उस फिल्म के अंदर नाचना कूदना नहीं था, उस फिल्म के अंदर एक सोशल इशू था। क्या सोशल इशू था? ये चीज जो हर औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ बैठे औरतों के लिए नहीं, हमारे माँ तुम्हारे माँ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीज हम लोग कैसे डील करते हैं, हमारे अशिक्षित समाज कैसे डील करते हैं? छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? छुपा के रखते हैं। I'll give you a simple example, and I will also tell you, change these habits. Then you will come to a position when you can call yourself educated. When you go to a medicine shop to buy sanitary napkins, you will see हमारे देश में क्या होता है? You will take it down quickly. You take it down, this fellow, and you will wrap it up in a newspaper, है ना? From the next day when you go, I have taught my daughter. My daughter is of your age. मेरे बेटे तुम्हारे समान है, तुम लोग जानते हो, देखे भी हो शायद, किसी ने देखा है। I have taught my daughter, you object to this, इसको बंद कर। She starts saying, I do not allow this person, even when I go to bring it either for my wife or my daughter, I tell him, रैप मत कर तू, मुझे दे हाथ में। रैप क्यों करना है? ये छुपाने की चीज है। एक चीज जो सभी के लिए जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है। Is it something to be hidden? No. So this is the question of health and family welfare. Now family welfare. How is this related to family welfare? अगर तुम्हें sexuality, female body as well as male body, देखो जब हम लोग बड़े होते हैं, when you people are in your teenage कब से होता है? 13 से लेके 19 तक, और तुम्हारे एवरेज एज तो 19, 20, 21 वही होगा, किसी का इससे भी कम भी हो सकता है। जब हम लोग होते हैं, when we grow up, we have different problems. पुरुष को डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, फिजियोलॉजिकल भी, मेंटल भी, है ना? और महिलाओं को डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, फिजियोलॉजिकल, मेंटल। ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको तुम कैसे रिकॉन्साइल करोगे? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स? देयर लाइज द सॉल्यूशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो उत्थान होता है, हम लोग तब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे जब तक हम लोग एक सैनिटरी नैपकिन लाने के लिए उसको छुपा के लाएंगे। जब तक हम छुपा के लाएंगे, हम लोग कभी खुद को शिक्षित नहीं बोल पाएंगे। सही है ना? अच्छा, नाउ फैमिली वेलफेयर। अंडर फैमिली वेलफेयर, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कम? गिविंग ऑफ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन। कितने घरों में तुम देखे हो कि आफ्टर दे रीच अ सर्टेन एज,
सोचो कि एक एज जैसे तुम्हारे एज में पहुंच गए सभी बच्चे, हाउ मेनी फादर एंड मदर विल यू फाइंड who will talk very candidly regarding sex with their children? I do with my daughter, because I think that I am educated, I believe I am educated. I keep on talking about sexuality with my daughter. Yet in our society, how many people do? They don't do. When you don't speak about sex, which is one of the most important, in fact, जैसे आप लोग खाते हैं, see, there are certain instincts. Sex is an instinct. Why we call it an instinct? भूख, तुमको कोशिश करना पड़ता है भूख लगने के लिए, कोशिश करना पड़ता है। तुम चाहो या ना चाहो भूख आएगी तुम्हारे पास, भूख लगेगा ही लगेगा, है ना? सेक्स इज ऑल्सो वेरी मच लाइक दैट। यू डोंट हैव टू ट्राई टू feel sex within you, it will come at a proper age, everyone, right or wrong. So when that time comes now, the family should be prepared, the father and the mother should be prepared to talk in a decent way, of course. अभी पिता और माता जब बात करेगा बच्चे से, वो उसको तो एंटरटेन करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं ना, जो तुम दोस्तों के साथ वो इंफॉर्मेशन देने के काम फैमिली का, और फैमिली मेंबर्स यानी तुम्हारा पिता और माता जब ये काम करेगा, निरंतर करेगा, तब फैमिली का वेलफेयर जरूर होगा। The need of the hour in this country. What is the biggest problem that this country faces? Population. हम लोग शिक्षित तो हम लोग अपने आप को बोलते रहते हैं। Why is the population not decreasing? How is population related to sexual pleasure? Population increase के साथ, increase जो हो रहा है, उसके साथ मेरा पार्टनर के साथ सेक्सुअल प्लेजर लेने का इसमें कोई रिलेशनशिप है? My taking or my acquiring sexual pleasure from a woman or a woman's getting sexual pleasure from me, is this related to population? No. I can always take sexual pleasure without increasing the population. Yes, sir. But are we made conscious about this? No, sir. That comes under family welfare. जब हम लोग ये सब बात निरंतर करेंगे, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से, एक साइंटिफिक निरीक्षण से जब हम बात करेंगे, तब हम लोग शिक्षित होंगे। ये था एक पहलू, और एक भी पहलू है, हम सिर्फ मेंशन करके छोड़ देंगे, ज्यादा बोलेंगे। वो है हम लोग अब तक जो बात कर रहे हैं ना, वी आर ओनली कंसर्न विद फिजिकल हेल्थ, बट देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटल हेल्थ, दैट वी नेवर थिंक। I'll give you a simple example. The anxiety that today's youth has to go through because of this mental anxiety. किसी का पिता या तो माता उनको जब कॉलेज भेजता है या भेजती है, तुम कॉलेज से घर वापस जा रहे हो, अब मैं रोज सुनना पड़ता है। क्या सुनना पड़ता है? ये तेरा पड़ोसी को देख, उसका बेटे को देख, उसका मार्क्स लाया है ना? मुझे कितना मिला, तू तो फेल करके आ गया, और उसको देख ये कहाँ पहुंच गया। होना भी चाहिए, होता ही है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है जानते हो? इट एक्ट्स योर मेंटल एंजाइटी, है ना? तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है, एंड इट सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसेस योर इक्विलिब्रियम। तुम्हारा जो मेंटल स्थिति है ना, उसको डिस्प्लेस कर देता है। ये एक चीज था। इसके अलावा भी सारा दिन भर अभी ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइज्ड एक वर्ल्ड में, बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एवरीथिंग इज बिकमिंग कॉम्पिटिटिव। अच्छा, मैं एक जीन्स पहना हुआ हूँ ना, अरे तू क्या जीन्स पहना हुआ? अरे पेपे, हाँ मेरे पास पेपे नहीं है तो मेरा स्टेटस ही कम हो गया, है ना? हाँ, एंजाइटी देख, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, है ना? हाँ, अच्छा तेरा फोन क्या है? अच्छा आईफोन है। अरे उसके पास आईफोन है, यस सर, और मेरे पास ये 10,000 रुपया वाला फोन है, तो मेरा तो कोई स्टेटस है ही नहीं। अगेन एंजाइटी, मुझे भी आईफोन चाहिए। तो वी थ्रू आउट द डे वी आर ओनली बॉदर्ड विद आवर फिजिकल हेल्थ। लेकिन फिजिकल हेल्थ के अलावा और भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो होता है मेंटल हेल्थ, जिसका 2-4 नमूना मैंने सिर्फ पेश किया। अगर तुम लोग भी सोचोगे ना, सुबह से लेकर शाम तक, right, throughout the day we are always being subjected to thousands of pressure from the society, which is destroying our mental health,
day in and day out. How you cope with it, how to balance it is your problem. You have to deal it with in your own way. The intention of the seminar was to raise these important topics, okay, regarding physiological health on the one hand and mental health on the other. I have tried to touch upon this in very few words, but you people are intelligent people. You are reading now. Be aware of these things and spread this information outside to people who do not have any education at all. That will be your duty in the future. Thank you. Providing a lot of valuable information regarding health and family welfare, and reminds me a line written by Thomas Hardy: the smoke from such grass will go upward and love making will continue. Very famous line, taken from In Time of the Breaking of Nations, poem written by Hardy. Really very important to generally try to escape from this serious issue, that somehow we get fear, and sometimes we do not like to discuss openly at our home. It's really a very, very serious issue. How many of us we talk with our children openly relating to sex? That is an issue. And it's a very practical issue. We need to talk about it, that how to maintain without increasing the family member. We can take the pleasure of sex, but we do not like to talk with it with our family member. Sometimes if I want to talk with my child, sometimes it's noticed that my wife takes it negatively. Why he is indicating such a bad thing? That means the fellow is not psychologically in maintaining his quality. He is bending down towards something negative. This is not fair at all. If you are in education, if you have real education and educated, you should focus on the particular topic which is really creating very, very critical problem in the upcoming society. How to move ahead? We need to talk about it. What is going on? A child, a growing child from 13 to 19, which is called teenager, is getting indulged in very lot of negative activities relating to sex. A girl, she is also becoming the victim of that fact due to the lack of knowledge. For the lack of knowledge, maintaining hygiene during menstrual time for the particular 5 days with pad, using pads and etc. The mother knows it very well. I am not specialist on the particular topic, but we can freely talk with our children. Generally, talking with the fact of sex with our child, the father or mother is talking about it. It's really, till now in our society, this is a matter of unbelief. We are not developed on this way. हम लोग अभी भी इस तरह डेवलप नहीं हुए. Why? We should do. So, if we do not provide the required knowledge among the children, they will be the victim of this incident, which generally goes on in the society. अब देखो, बच्चे लोग आपस में 2 बच्चा या 3 बच्चा लड़का बात कर रहा है, फिर भी शर्माते हैं. They feel shy. लड़की लोग तो करती हैं, है ना? This is not fair. लेकिन अभी हम हमारा बात और नहीं आगे बढ़ाएंगे. बोलने से तो बहुत कुछ है, इतना सीरियस टॉपिक है. हमारे हिंदी विभाग का अध्यक्ष महोदय और कॉलेज की भारप्राप्त अध्यक्ष महोदय, हिंदी विभाग का प्रवक्ता भी है, तो उनको फिर हम बुलाएंगे थोड़ा और कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए.
कुछ बातें क्योंकि ये मैं क्लियर नहीं करता अगर मैं कॉलेज के टीआईसी के पद पे नहीं, क्योंकि तब फिर क्लियर करना टीआईसी का काम होता मेरा नहीं। लेकिन क्योंकि अभी मैं टीआईसी हूँ इसलिए अपनी तरफ से मुझे लगता है कि कुछ बातें क्लियर कर देना सही। देखिए आज का जो विषय है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मतलब केवल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो महिलाओं को है, या हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, या हम अपने परिवार में बच्चों के साथ में सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, केवल इतना बड़ी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आ सकता। हमें कुपोषण पर भी बात करनी पड़ेगी। कुपोषण मतलब समझ में आया? मैल न्यूट्रिशन। जो छोटे छोटे बच्चे आज पैदा हुए बगैर ही, मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में हैं उस समय से ही कुपोषण के शिकार, वो भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही आए। उन बच्चों को जन्म देने वाली माएं भी कुपोषण के शिकार हैं। उनको भी जो प्रॉपर दवाई, प्रॉपर भोजन गर्भावस्था के दौरान मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, मिनरल मिलने चाहिए, वो उनको नहीं मिलते। ये भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ जिस मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है वो मेंटल हेल्थ केवल आपकी उम्र के ही नहीं, बल्कि आपसे भी छोटे बच्चों के साथ में भी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी आता है, उनसे भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे परिवार में जो बुजुर्ग है, यहाँ फैमिली वेलफेयर की बात है ना, जो बुजुर्ग दंपतियां हैं या बुजुर्ग हमारे सदस्य हैं परिवार के, उनको क्या समस्याएं आती हैं, उनको कैसे एक परिवार के तौर पर हमें देखने की जरूरत। मैंने जब अपनी बात इससे पहले कही, संभवतः हमारे जो इंग्लिश विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अभिजीत चक्रवर्ती सर थे, संभवतः वो मेरे छोटे से वक्तव्य से समझ नहीं पाए कि मैंने जो होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए अपनी बात कही थी, वो बात वो समझ नहीं पाए कि मैं एक लार्जर सेंस में रखते हुए हर एक चीज को, केवल मैं सेक्सुअल एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम महिलाओं की, मैं उसको ही ध्यान में रख के नहीं कह रहा था। मैंने जब व्यक्ति की बात की, वहां से समाज की बात की, वहां से देश की बात की, तो मैं ओवरऑल जो एक पूरा स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। समझने में शायद थोड़ी सी, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे बोलने में ही कोई कमी रही हो, या फिर समझने में कोई कमी रही हो कि उनको लगा हो कि एक भी वक्तव्य विषय पर नहीं। मेरा वक्तव्य विषय पर ही केंद्रित था, लेकिन मैं एक किसी बिंदु को लेकर के बात नहीं कर रहा था। जब मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करूंगा तो उसके अंतर्गत फैमिली में पलने वाले छोटे बच्चे, वयस्क, बड़े, बूढ़े, सबकी बात करनी जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? और केवल सेक्स एजुकेशन और वुमेन्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ही फैमिली एंड हेल्थ में नहीं आएगा, इसके साथ और भी कई मुद्दे। मैंने अपना वक्तव्य रखते हुए ये भी कहा था कि बोलने के लिए 1 घंटा भी कम पड़ेगा अगर मैं बोलना शुरू करूं। अगर मैं डेटा देना शुरू करूं कि प्रति घंटे कितने बच्चे पैदा होने के साथ साथ मर जाते हैं, कितनी माँ बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती हैं, क्या वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वो मारे जाते हैं, क्या वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में प्रॉपर सैनिटेशन की, यानी कि जो टॉयलेट्स, बाथरूम्स नहीं है, उसकी वजह से, खुले में शौच करने की वजह से भी जो बीमारियां फैलती हैं, क्या वो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर में नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर हम लार्जर सेंस में देखने जाए तो हम अगर अपने
देखने का दृष्टिकोण को निकृष्ट कर देंगे तो हमें फिर वो निकृष्ट चीज ही, छोटी छोटी चीजें ही लगेंगी कि यही समस्याएं हैं, बाकी चीजें समस्याएं नहीं है। आज भारत में एवरेज में किस उम्र में लोग पहुंच करके हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, आप लोगों को मालूम है? नहीं जी, नहीं, आप लोगों के पास गलत जानकारी है। ये 45 की उम्र के आसपास आ चुका है कि 45 की उम्र में आकर के अधिकतर लोगों को ये जो हार्ट अटैक की समस्या है वो हो जा रही है सिर्फ 45 की एज में पहुंचते ही। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये हमारे फैमिली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जो मैंने पहले कहना चाहा अपने छोटे से वक्त में, संभवतः मैं समझाने में असमर्थ था। आप लोग कितना समझे मुझे नहीं मालूम, सर नहीं समझे तो सर ने कह दिया कि विषय पर केंद्रित बात नहीं थी, ठीक है। राष्ट्र भी उसके अंतर्गत आएगा क्योंकि राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जरूर पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो यही बात मुझे कहनी थी, आप सबने सुना। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए। अगर और कोई अपनी बात, अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप लोग आमंत्रित हैं। फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। यहाँ पर आइए, ये मंच अब आप लोगों का है, आप लोग भी बोलने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सबको बोलने के लिए वर्ड बोलेंगे तो प्रोग्राम को अच्छा होगा, हमारे बच्चे लोग भी सुनने को। जल्दी खत्म कर जल्दी हो जाएगा, अभी और देर। সেশন 2022-23 এই স্পেশাল প্রোগ্রামের মধ্যে 18 থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। আর এই প্রোগ্রামগুলি সমস্তই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নলেজ ডেভেলপ করবার জন্য, যে নলেজটি আমাদের পরবর্তীতে আমাদের সোসাইটিকে ডেভেলপ করবে। তাহলে এই যে আজকের যে আমাদের প্রোগ্রাম, সেটা হচ্ছে আমাদের হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। এই সেমিনারে উপস্থিত আমাদের জয়দা কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমাদের ইংরেজি বিভাগের ডক্টর রতনচন্দ্র দাস মহাশয়, মিশ্রা স্যার মহাশয় এবং আমার সামনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সকলকে আমার অন্তরে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি দু চার কথা বলছি। প্রথমেই বলছি, স্বাস্থ্যই সম্পদ বলা, হেলথ ইজ ওয়েলথ। আমার যদি হেলথ ঠিক থাকে তাহলে আমার কিন্তু সমস্ত কিছু করতে আমি সক্ষম হব। আমার এই যে দেহটা, এই দেহটা যদি কোনো কারণে দুর্বল হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমার সমস্ত সাধনায় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাহলে এই যে স্বাস্থ্যকে ঠিক রেখে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারব, তাহলে এই স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে গেলে আমাকে কি ঠিক রাখতে হবে? আমার এই স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার জন্য যে জরুরি আমাদের অভ্যাসগুলো রয়েছে, সেই অভ্যাসগুলোতে নিজেকে অভ্যস্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাস্থ্যই কিন্তু আমার ফ্যামিলির ওয়েলফেয়ার। আমি যদি বছরে প্রতি মাসে 200 টাকা বা 500 টাকা করে ওষুধ খাই, সারা বছরে আমার কত টাকার ওষুধ খেতে হয়? যদি আমার এই স্বাস্থ্যটা সেই ওষুধটা কিনে খেতে না হতো, তাহলে আমার আয়ের থেকে সেই ব্যয়টা কিন্তু হতো না, তাহলে সেই আয়টা আমার ফ্যামিলিতে কাজে আসতো। তাহলে এই যে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের জন্য আমার যে কন্ট্রিবিউশন, এটা সবার আগে দরকার। সেই সঙ্গে বলে রাখি, এই যে বিষয়টি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার,
একটি বিশেষ দপ্তর রয়েছে। সেই দপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে এর উপরে কাজ হয়। আমরা যদি ওয়েবসাইট ঘাঁটি তাহলে ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের এই ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যাবতীয় তথ্য আমরা জেনে নিতে পারবো। তো কাজে এই যে স্বাস্থ্যই সম্পদ, সাথে সাথে আরেকটি স্লোগান আমাদের যুক্ত আজকের সময়ে, আনন্দ আমারে এক পপুলেশন এক্সপ্রেশনের সঙ্গে যে বিষয়টি উঠে আসছিল, তাতে যদি আমরা এই নীতিটাকে সামনে রাখতে পারি যে আনন্দ আমারে এক, তাহলে অন্তত পক্ষে আমাদের এই পপুলেশন কন্ট্রোল এই বিষয়টা কিন্তু আমরা সামনে আনতে পারব। এই যে পপুলেশনের ফলে স্যার বলছিলেন আমাদের কত রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তো এই পপুলেশনটাকে যা আছে এটাকে যদি আমরা মানব সম্পদে উন্নয়ন করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের সারা বিশ্বকে দেওয়ার মতন ভারতবর্ষের অনেক কিছু আছে। তো কাজে আমরা প্রত্যেকে এই বিষয়টিকে ধ্যানে রেখে নিজে নিজেকে ডেভেলপ করি। সবার আগে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, তাহলে নিজে নিজেকে যদি আমি সুস্থ রাখতে পারি তাহলে আমার এই সুস্থতা আরেকজনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। বিশেষ আর কিছু বলছি না, পুনরায় সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এবং এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সাথে সাথে আমাদের যে জ্ঞানের আদান প্রদান আজকে হলো, আমরা যতটা সমৃদ্ধ হলাম এই জন্য আমরা এনএসএস ইউনিটকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ। আমরা প্রায় শেষ প্রান্তেই চলে এসেছি। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক জয়দীপ স্যার মহাশয়কে অনুরোধ করব যদি উনি তার সংক্ষিপ্ত দু একটি কথা রাখেন, এরপরে আমাদের অনুষ্ঠান। উপস্থিত সকল কর্মে আমার বিভিন্ন শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সকলকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে আজকে পক্ষ থেকে স্পেশাল প্রোগ্রাম সেমিনার হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তো উক্ত সেমিনারে আমাদের অধ্যাপকগণ অনেকেই অনেক কথা বললেন, খুব সুন্দর স্পিচ হয়েছে, আমার খুবই ভালো লাগলো। যাই হোক, এই বিষয়ে আমার কতটা জানা নেই, কিন্তু অলরেডি সমস্ত কিছু আলোচনা হয়েই গেছে, তাই নতুন করে এখানে সেরকম কিছু আমার বলার নেই। নেক্সট যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেগুলোতে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছু জানাবো। অধ্যাপক জয়দীপ স্যার মহাশয়কে এবারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি একজন কেউ থাকে, কেউ কিছু বলবে আছে? आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो स्वागत है। বল কিছু বল, কেউ কিছু বল, একটু এক্সপিরিয়েন্স কর নিজেদের। आइए बोलिए। আয়, কে বলবি আয়, দু চার কথা। कुछ बोलबे? आपको कुछ अगर कोई नहीं है तो बोलो से कुछ बोलते चाहते कोई है? आओ, कोई अगर है तो बोलो, अपना राय रखो। बोलोगे कुछ? देखिए आप বল কিছু বল, দু চার কথা বল। स्टूडेंट लाइफ में एक चीज सीखिए, वो है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला। ठीक है, ये सीखना बहुत जरूरी हो, क्योंकि कल उठकर के मान लीजिए आप टीचर बनेंगे तो आप क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे जब आपको बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर के बोलने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझना होगा, बेशर्म बनना है। अगर आप डरेंगे कि मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगी, मैं सही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगी, कोई गलती करूंगा कि करेंगे नहीं करूंगी, हो सकता है पहली बार आप गलती करें, दूसरी बार करें, बाद में भी नहीं हो, आदत लग जाएगी बोलने, आप कभी भी खड़े होकर के बोल पाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोलने की आदत डालिए। ठीक है, ये भी आपको इन 3 सालों में पढ़ते हुए सीखना चाहिए। क्लियर, बोलने की आदत डालिए। अभी भी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं,
इस डर से बाहर निकल जाओ कि मैं सही बोलूं कि गलत बोलूं, या सही बोलूंगा या गलत। बस बोलना है, ये सोच करके आ जाओ और बोलो। बोलना चाहते हो कोई? नहीं? ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त घोषित किया जाता है। हमारे प्रवक्ता सब अपना अपना राय रखे, तो कल आप सबको आने के लिए एडवांस विनती किया जाता है और आज का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। Hello guys. Wah, ada apa sih? Make some noise. না 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 আমি আমি ভিডিও করব। আমি কাজ করলে ভিডিও করা হয় না, পরে খারাপ হয়ে যায় টার্গেট ফিল্ম।